हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। उस टॉपिक का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है डे बाय डे क्वेश्चन जो है यूपीएससी चाहे कह लीजिए चाहे यूपी पीसीएस कह लीजिए, सारे में इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इन्वामेंट है डे बाय डे बहुत ही खतरे में जा रहा है, बहुत ही इस पे खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से इससे क्वेश्चन जो है यूपीएससी भी और यूपी पीसीएस भी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम समझते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण क्या होता है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है पर्यावरण अर्थात परि और आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है परि और दूसरा है आवरण। तो परि मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, और आवरण मतलब क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए आवरण है, तो उसे आवरण कहते हैं, यानी कि जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो ये तो हमारी बुक की एक परिभाषा हो गई कि जो आवरण हमें चारों ओर से हमारी पृथ्वी को घेरे हुए उसे हम पर्यावरण कहेंगे। हम समझने के लिए समझते हैं कि पर्यावरण एक्चुअल में क्या होता है। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर जो कुछ भी पाया जाएगा वो भूमि, जल, पेड़ पौधे, सड़क, भवन, नदी, तालाब, झरना, जो कुछ भी पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। अर्थात हमारी पृथ्वी को जो कुछ भी घेरे हुए है, वो सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। तो जो आवरण हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। आई होप आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। तो पर्यावरण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी आवरण जो है, जो कुछ भी पाया जाता है, वो मेज, कुर्सी, भवन, सड़क, पेड़ पौधे, तालाब, झरना, नदी, इन सब का जो सम्मिलित रूप है, जो आवरण है, उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। तो हम समझते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत हमारा जलमंडल आता है, वायुमंडल आता है, स्थल मंडल आता है और जैवमंडल आता है। तो हम जलमंडल के अंतर्गत हमारे क्या क्या आता है, जितने भी नदी हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, ये सारा जितने भी जलीय तंत्र हैं, जलीय घटक हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा क्या हो गया, स्थल मंडल के स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें स्थल पर हैं और जितनी भी मानव निर्मित चीज़ें हैं, उन दोनों का जो सम्मिलित रूप है, वो जो कुछ भी है, जो घटक हैं, तो स्थल मंडल में क्या क्या आते हैं, वे घटक जो प्राकृतिक भी हैं या मानव निर्मित भी हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या आएगा, वायु में उपस्थित जितने भी गैसें हैं, धूल कण हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, वायुमंडल के अंतर्गत आएंगी। जैवमंडल क्या होता है, जैवमंडल को हम समझते हैं ये एक हमारा जो एक डायग्राम है उसके माध्यम से। तो वायुमंडल क्या होता है, ये हमारा हो गया जैवमंडल। तो जैवमंडल क्या क्या होता है, जैवमंडल जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक वायुमंडल, एक दूसरा स्थल मंडल, तीसरा जलमंडल। यानी वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल का जो सम्मिलित रूप है उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल वो जगह होती है जहाँ पे जीवन जी पाना संभव होता है, यानी जहाँ पे हम जीवन जी सकते हैं आराम से, उसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। तो जीवन जी पाना कहाँ संभव होगा, जहाँ पे हमारे लिए रहने के लिए स्थल होगा और सांस लेने के लिए वायु होगा और पीने के लिए जल होगा। ये जीवन जीने के लिए ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना इसके जीवन जी पाना बहुत ही मतलब असंभव है, ना के बराबर है। तो अर्थात जैवमंडल वह जगह होता है जहाँ पे हम अपनी जीवन यापन कर सकते हैं, हम जीवन अपना जीने के लिए सुटेबल होते हैं। वहाँ क्या वो मंडल क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। अब हम समझते हैं कि पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं। हमने पहले समझा कि पर्यावरण क्या क्या होता है, उसके बाद समझा कि पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फिर हमने समझा कि जैव मंडल क्या क्या होता है। उसके बाद अब हम समझने जा रहे हैं घटक क्या होते हैं। तो पर्यावरण के दो घटक हैं मेन रूप से,
पहला है जैविक। जैविक को हम कहते हैं बायोटिक भी कहते हैं। तो जैविक मतलब क्या होता है? जिसमें कि जान हो, जो लिविंग थिंग्स होता है, जिसमें जान होता है, जो सांस लेते हैं, जो खाना बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? पेड़ आएगा, पौधे आएगा, जीव आएंगे, जंतु आएंगे, मनुष्य आएंगे, पशु आएंगे। ये सब किसके अंतर्गत आता है? जैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो जैविक घटक क्या क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है? अजैविक घटक होता है। अजैविक क्या होता है? अबायोटिक होता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो जिसमें जान नहीं होती है। यानी कि जो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। अजैविक क्या कहते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, अर्थात जिसमें जीवन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अजैविक यानी अबायोटिक कहते हैं। तो इसमें वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? अजैविक। चट्टान हो गई, ये सब अजैविक कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा। अब हम दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। अर्थात ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो आवरण है, इसमें जैविक है, अजैविक है, प्राकृतिक भी है, जैसे पेड़, जल, वायु। मानव निर्मित जैसे सड़क, भवन, कुर्सी, मेज, तखत, खिड़कियाँ, ये सब भी आएंगी। तो ये सारा जो सम्मिलित रूप है चारों का, यही हमारे पृथ्वी के चारों ओर आवरण पाया जाता है। तो ये क्या हो गए? ये हमारे पर्यावरण के घटक हो गए हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि जैविक पर्यावरण के मेन रूप से कौन कौन से घटक हैं, तो हम बताएंगे पहला जैविक घटक है, फिर दूसरा अजैविक घटक है। उसके बाद हम बोलेंगे, हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। हमने समझा पहले पर्यावरण क्या क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके घटक कौन कौन से हैं। हम जानते ही हैं कि हमारे जो पर्यावरण है हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन के लिए। एक जो है स्वच्छ पर्यावरण कितना ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, खुली वातावरण। तो इसको ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पे कुछ सम्मेलन किए गए, और कुछ भारत में भारत ने खुद अपने स्वयं सम्मेलन किया। तो जो पहला सम्मेलन है वैश्विक स्तर पर, वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। इस सम्मेलन की क्या महत्वपूर्ण बातें थीं, अर्थात ये क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट था, अब हम जानते हैं इसके बारे में। अगर एग्ज़ाम में आता है कि वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन कौन था, तो कौन सा सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में ये कब हुआ था? 1972 को हुआ था। इसमें कई देशों के लोग आपस में आए, चर्चाएं हुई, इसमें कुछ घोषणा किया गया। वो घोषणा क्या किया गया कि प्रत्येक 5 जून को हमारे देश में, हमारे विश्व में क्या मनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन इसीलिए बहुत ही फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि इस घोषणा में, इस सम्मेलन में यह महत्वपूर्ण बात कही गई कि प्रत्येक 5 जून को हमारे यहाँ पूरे विश्व में एक, क्या कहते हैं, पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो 1972 को तो इसमें घोषणा हुई थी, लेकिन 1973 से वो अप्लाई हुआ। तो अक्सर एग्ज़ाम में ये पॉइंट पूछा जाता है कि हमारे देश में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वो कहे चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो गया, यूपीएससी में तो ये नहीं पूछेगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कि ज़रूर पूछ लेगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट डे है, जो पर्यावरण दिवस है, वो किस सम्मेलन के अंतर्गत मनाया जाता है। तो किस सम्मेलन के अंतर्गत मनाया जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंतर्गत 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमने समझा कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन कौन सा हुआ था, तो कौन सा हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 हुआ था। फिर सेकंड है पृथ्वी सम्मेलन। अब पृथ्वी सम्मेलन में हम देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बातें करी गई। तो ये तो 1972 में हुआ था। उसी के 20 साल बाद
उसके 20 ईयर्स के बाद हमारे देश में हमारे विश्व स्तर पर कौन सा सम्मेलन हुआ? पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये स्टॉकहोम के जस्ट 20 साल बाद हुआ, इसीलिए इसको रियो 20 के नाम से भी जानते हैं। ये रियो डी जेनेरिया में हुआ था, इस वजह से इसको रियो 20 के नाम से जानते हैं। तो अर्थात अगर पूछा जाएगा रियो 20 क्या है, तो वो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, रियो 20 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें करी गई? तो इसमें जो है 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें कही गई। पहला कि हम पृथ्वी को कैसे बचाएं, तो इसके लिए एजेंडा 21 और अवर कॉमन फ्यूचर नाम से लेख प्रकाशित हुआ। उसके बाद तीसरी क्या बात हुई? तीसरी बात हुई कि यूएनएफसीसी का गठन इसी समझौते के माध्यम से, इसी सम्मेलन के माध्यम से हुआ। उसके बाद चौथा क्या इम्पोर्टेंट बात है? कोप कोप का भी गठन इसी सम्मेलन के द्वारा हुआ। तो हमने समझा कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई? 4 बातें हुई। पहली बातें क्या थी? एजेंडा 21, फिर अवर कॉमन फ्यूचर, उसके बाद क्या हुआ? यूएनएफसीसी का गठन, उसके बाद कोप। अब हम समझते हैं कि यूएनएफसीसी और कोप है क्या। एजेंडा 21 और अवर कॉमन फ्यूचर में तो हमारी पृथ्वी को कैसे बचाया जाए इसलिए लेख प्रकाशित हुआ। और यूएनएफसीसी और कोप क्या है? तो यूएनएफसीसी क्या है? कई बार एग्जाम में तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म, तो हम क्या बताएंगे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये किस में इसका गठन हुआ था? किस सम्मेलन में इसका गठन हुआ? तो किस सम्मेलन में हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन में इसका गठन हुआ था। उसके बाद हम चौथा जो है वो है कोप। कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। पहला कोप सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला कोप सम्मेलन कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। जो इसमें भी यही मतलब कोप का गठन इस वजह से किया गया था कि हमारे वैश्विक स्तर पर हमारे पर्यावरण को बचाया कैसे जा सकता है। इस वजह से कोप और यूएनएफसीसी एजेंडा 21 और अवर कॉमन फ्यूचर नामक से लेख ही सब इसी वजह से प्रकाशित हुआ है। उसके बाद जो तीसरा है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। तो हम देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई? जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस, उसके उत्सर्जन को हम कैसे कम किया जाए, इसमें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है किया गया। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या किया गया? जो वैश्विक स्तर पर ये सम्मेलन था, और ये क्योटो है कहाँ? ये जापान में है। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें थी कि जो हम लोग हमारे पर्यावरण को ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं प्रदूषित कर रहा है, उसके उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। तो ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? इनके उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। ये चौथा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या महत्वपूर्ण बातें की गई? मॉन्ट्रियल है क्या, पहले हम ये जानते हैं। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, स्टॉकहोम 1972 में, और मॉन्ट्रियल जो है 1987 में। तो मॉन्ट्रियल जो है ओजोन लेयर में जो छेद हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन ओजोन लेयर के जो छेद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट जो उत्तरदायी कारक हैं, उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके उत्सर्जन को कम करने की बात इस समझौते में किया गया। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो ओजोन लेयर में जो छेद हो रहे हैं, उसके लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं, उसके उत्सर्जन को कम करने की बात किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। हमने देखा कि 4 चीज़ें हमने देखा। पहले देखा स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, फिर तीसरा क्योटो प्रोटोकॉल, फिर चौथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये चारों जो हैं वैश्विक स्तर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम्मेलन है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में अधिकतर इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं भारत में
पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या सम्मेलन हुए, किस किस चीज़ का गठन हुआ। तो जो पहला है, पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन हुआ। इसका गठन 1985 में हुआ। इसमें महत्वपूर्ण क्या बात किया गया, इसमें भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया कि सबसे पहले क्या किया गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का भारत में गठन किया गया। फिर क्या किया गया, सेकंड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986। पहले मंत्रालय का गठन हुआ, फिर अधिनियम बनाया गया। फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में राष्ट्रीय वन नीति का गठन हुआ। राष्ट्रीय वन नीति में क्या इंपॉर्टेंट बातें थी कि कैसे हमारे जो है इसमें लक्ष्य निर्धारण किया गया कि भौगोलिक क्षेत्र में अगर कहीं पर 33% वन पाया जाता है तो समझा जाएगा कि वहाँ पे जलवायु का खतरा बहुत ही कम है। यानी कि अगर कहीं किसी भी देश में 33% जो है, यानी कि भारत में 33% जो है वन पाया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जलवायु का खतरा बहुत ही कम होगा। एक्चुअल में भारत में तो बहुत ही अभी कम पाया जाता, अभी इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया है। राष्ट्रीय वन नीति की लक्ष्य में क्या था, 33% वन को प्राप्त करना। फिर चौथा क्या है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। इसको हम जैव विविधता वाले में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय जल नीति। पांचवा क्या इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जल नीति। इसमें क्या बात करी गई, जैसे कि हमारे जल के संरक्षण की बात कही गई हमारे देश में। उसके बाद उसको प्रदूषित करने वाले जो कारक हैं, उत्तरदायी कारक हैं, उसको कम करने की बात कही गई, स्वच्छ करने की बात कही गई। तो ये 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्या है, पर्यावरण वन मंत्रालय 1985, फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फिर राष्ट्रीय वन नीति, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, फिर पांचवा है राष्ट्रीय जल नीति। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब गठन हुआ, तो 1988 में। क्या महत्वपूर्ण बातें थी, 33% जो है वन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, लेकिन जो नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा रहेंगे। एक स्लाइड में केवल क्वेश्चन ही रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पहला है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या है, जैव मंडल में जैविक और भौतिक दोनों ही तत्व विद्यमान है। ये भी सही है। फिर चौथा है, अपघटक जीव अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये भी सही है, क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर तीसरा क्या है, हरे पौधे अपने मृत अवयव को अपघटित कर सकते हैं। तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है। तो इस प्रकार हम सही आंसर पे हम पहुंच गए हैं, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, असत्य क्या है। तो असत्य क्या है, तीसरा जो है असत्य है, ये नहीं सही है हमारे, ये मतलब कि बहुत ही गलत कथन इसमें दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1973 को मनाया जाता है। किस सम्मेलन के अंतर्गत, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के द्वारा घोषणा हुआ था। तब से जो है 1973 से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो इस प्रकार हमने समझा पहले कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित हैं, जैव मंडल क्या क्या हैं, और कौन कौन से संरक्षण हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर और भारत में किए गए हैं। इस प्रकार हमने ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक होगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।